हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ आपके सामने अपने अगले टॉपिक के साथ। आज हम लोग अपने अगले टॉपिक व्हीट स्टोन सेतु पर क्या करेंगे, बात करेंगे। व्हीट स्टोन सेतु के पहले हम लोगों ने किरचॉफ के नियमों की बात की थी, और वो जो किरचॉफ के नियम पढ़े थे, दो नियम, पहला क्या था संधि का नियम और दूसरा क्या था बंद पास का नियम। तो इसमें से जो दूसरा नियम है बंद पास का नियम, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और यहाँ व्हीट स्टोन सेतु में उसका ज़बरदस्त यूज होना है। तो आप उसको एक बार ध्यान कर लीजिए। इसमें अभी जब मैं बताना शुरू करूँ तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। देखिए, व्हीट स्टोन सेतु का एक सेटअप आपके सामने बना हुआ है। जब आप इसे प्रारंभ करेंगे, कॉपी पर लिखना प्रारंभ करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको इस व्हीट स्टोन सेतु के बारे में कुछ बताना होगा। तो क्या बता सकते हैं आप, दो चार लाइनें समझ लीजिए कि सबसे पहले कि व्हीट स्टोन, वैज्ञानिक व्हीट स्टोन ने व्हीट स्टोन सेतु का निर्माण किया था। वैज्ञानिक व्हीट स्टोन ने एक वर्गाकार आयत लिया और उसकी चारों भुजाओं पर क्या किया, एक एक प्रतिरोध, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं R1 R2 R3 R4 है, तो लिख देंगे 4 प्रतिरोध R1 R2 R3 और R4 लिए, और एक प्रतिरोध R5 कहाँ लगा दिया, इसके विकर्ण पे लगा दिया। ठीक, अब इस पूरे सेटअप को V वोल्ट की बैटरी से और एक कुंजी से जोड़ दिया गया। जैसे इस कुंजी को हम ऑन करते हैं, प्रारंभ करते हैं, यहाँ से धारा निकलना प्रारंभ होगी। तो हम मान लेते हैं कि इससे कितनी धारा निकली, I धारा निकली। अब आपने संधि के नियम पर पढ़ा कि संधियों पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और अगर एक ही संधि से धाराएं अलग अलग जाएं तो अलग अलग जाएंगी तो ये स्प्लिट हो जाएंगी, और जो अलग अलग जाएंगे उनका योगफल इसके योगफल के क्या होता है, बराबर। तो हम मान लेते हैं कि ये धारा जैसे ही बिंदु ए पर पहुंचेगी तो इसके पास दो रास्ते, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। तो मान लेते हैं कि इस रास्ते पर I1 धारा बह गई, और तो इस वाले धारे पर, मतलब रास्ते पर कितनी धारा I2 बह गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे धारा I1 गई, यहाँ पे धारा I2। अब I1 I2 गई तो आगे क्या होगा, I1 जाके जैसे ही I1 B पे पहुंचेगी तो B पे फिर दो रास्ते, एक इधर वाला और दूसरा इधर वाला। तो जाहिर सी बात है कि B पर जाके I1 भी क्या होगी, दो भागों में टूटेगी। तो हम मान लेते हैं कि इधर इस तरफ I3 धारा क्या हुई, बहने लगी। तो अब I3 धारा अगर इधर बहने लगी तो I में I3 इधर चला गया, तो बचा कितना, I1 में I3 इधर चला गया, तो यहाँ बचेगा I1 माइनस I3। तो इस भुजा में I1 माइनस I3 धारा बहेगी। अब यहाँ से जब नीचे आएंगे, या कह लीजिए कि इसमें देखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस भुजा में कितनी धारा बह रही थी, I2 धारा, और जबकि यहाँ से कितनी धारा, I3। तो I1 और I2 और I3 आके बिंदु D पर एक दूसरे से क्या होंगी, पुनः मिल जाएंगी, और पुनः मिलेंगी तो जब इस तरफ ये D से C की तरफ ये गमन करेंगी तो D से C की तरफ इन दोनों का सम्मिलित प्रभाव पड़ेगा, अर्थात D से C की ओर जो धारा जाएगी वो I2 और I3 का योगफल होगी, अर्थात इस भुजा में प्रवेश करने वाली धारा का मान I2 प्लस क्या है, I3 है। अब ध्यान दीजिए, अब इस व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग क्या है। वास्तव में व्हीट स्टोन सेतु का जो मुख्य उपयोग है वो है किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। कैसे, जैसे आपको कोई एक प्रतिरोध दिया है जिसका मान आपको नहीं मालूम, तो आप 3 ज्ञात प्रतिरोध ले लीजिए। जब आप 3 ज्ञात प्रतिरोध ले लेंगे, 3 भुजाओं पे आप 3 ज्ञात प्रतिरोध लगा देंगे और एक भुजा पे अज्ञात प्रतिरोध लगा देंगे, और लगाने के बाद में स्थायी संतुलन की अवस्था आप प्राप्त कर लेंगे। और उस अवस्था में ये जो आपके ये आप देख रहे हैं, इन प्रतिरोधों के जो अनुपात होते हैं वो बराबर हो जाते हैं, अर्थात R1 अपान R2 बराबर हो जाता है R3 अपान R4। तो अगर 3 प्रतिरोधों के मान हमें मालूम है तो इस संबंध की सहायता से हम चौथे प्रतिरोध का मान बहुत ही आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, वास्तव में हमें वही R1 अपान R2 बराबर R3 अपान R4 का जो संबंध है उसी संबंध को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको मैंने लिखने वाली जो बातें थी वो मैंने बता दिया कि इसका निर्माण व्हीट स्टोन सेतु ने किया था। उन्होंने एक क्या किया था, वर्ग लिया, वर्ग के चारों भुजाओं पर 3 ज्ञात प्रतिरोध और एक अज्ञात प्रतिरोध लगा दिया। इस पे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, जिस
इससे धारा I निकलती है। I जब A पर जाएगी तो I1 और I2 पे टूट जाएगी, और जब B में जाएगी तो I3 और I1 माइनस I3 पे टूट जाएगी, और D से C में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, I2 प्लस I3 होगी। तो ये तो आपके इसके बारे में बात हो गई आपकी जानकारी के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम बंद पास का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पे दो बंद पास हैं, कौन कौन से, पहला A B D A। तो पहले इस पाथ में देख लेंगे। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो धारा की दिशा है वो इधर से इधर की ओर है। ये मैंने चिन्ह बना रखा है धारा की दिशा को प्रदर्शित करते हुए। अब देखिए जब हमने किरचॉफ के बंद पास का नियम पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको चिन्ह परिपाटी समझाई थी। ना ध्यान हो तो पीछे देख लीजिएगा, मैं आपको याद दिलाता हूँ। चिन्ह परिपाटी में हम लोगों ने ये बात किया था कि यदि हम धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को निगेटिव साइन के साथ क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। और जब धारा की विपरीत दिशा में, जैसे धारा इधर जा रही है, हम इधर से इधर आएंगे तो I1 और R1 और I1 के जो गुणनफल होगा उसे हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। मतलब धारा की दिशा में निगेटिव साइन लेना है और धारा की विपरीत दिशा में पॉजिटिव साइन लेना है। तो अब जरा ध्यान दीजिए बंद पास ABDA में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बंद पास ABDA में। तो इसमें ध्यान दीजिए हमको इधर से इधर जाना है, मतलब धारा की दिशा में जाना है। तो I1 का R1 से जब गुणा होगा तो I1 इंटू R1 माइनस का होगा। दोबारा में ध्यान दीजिए, यहाँ से जब B बिंदु तक जाएंगे तो नीचे आएंगे क्योंकि ये पास लेना है। तो I1 का भाई इधर से इधर आ रहे हैं तो सीधी डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो जब सीधी डायरेक्शन में आएंगे तो क्या होगा, I1 का R3 का R5 से गुणा होगा और साइन कैसा होगा, निगेटिव। तो हो जाएगा माइनस का I3 इंटू क्या हो जाएगा, R5। और जब ये यहाँ से वापस आएंगे इधर जाएंगे तो ध्यान दीजिए धारा इधर जा रही है, हम धारा के विपरीत दिशा जा रहे हैं तो साइन लेंगे पॉजिटिव और R2 का गुणा होगा I2 में। तो प्लस का हो जाएगा I2 इंटू क्या हो जाएगा, R2, और बराबर क्या होता है आप सभी को मालूम है, 0। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब स्थायी संतुलन का मतलब क्या है कि बीच वाली भुजा से किसी प्रकार की कोई भी धारा प्रवाहित ना हो। तो स्थायी संतुलन की अवस्था में, स्थायी संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, I3 बराबर हो जाएगा 0। अतः अब जैसे ही देखिए I3 0 हो जाएगा, मतलब ये पद हमारा गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या, माइनस का I1 इंटू में R1 और प्लस का हो जाएगा I2 और इंटू में क्या हो जाएगा, R2 बराबर 0। प्लस का है उधर, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस में, तो ये क्या बचेगा, ध्यान दीजिए I2 इंटू R2, माइनस का उधर जाएगा प्लस में, I1 इंटू में क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए ये I2 को, ये I1 को अगर हम इधर ले आएँ और R2 को उधर ले जाएं तो I2 अपॉन क्या हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा R1 अपॉन क्या हो जाएगा, R2, और ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब ध्यान देना है हमें, जैसा कि हमने ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्राप्त किया है ABDA में, वैसे ही हम ये दूसरा बंद पास लेंगे B। तो इस बंद पास में भी हम मान लेते हैं कि जो धारा की दिशा वो इस प्रकार से इस तरफ की ओर, बंद पास में धारा की दिशा इधर से इधर लेते हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिए बंद पास कौन सा बंद पास, BCDB में। तो BDCB में क्या हो जाएगा, आप इत्मीनान से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो धारा की दिशा में आ रहे हैं, तो धारा की दिशा में आएंगे तो निगेटिव साइन लेना है। तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो I1 माइनस I3 का गुणा होगा R3 के साथ में, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का
I1 माइनस क्या हो जाएगा I3 और इनटू में क्या हो जाएगा R3। अब दूसरे में ध्यान दीजिए, यहां से यहां जाने के बाद हमें इधर से इधर आना है, तो जब इधर से इधर आएंगे तो धारा की दिशा इधर से इधर है, हम आ रहे हैं इधर से इधर, मतलब धारा के विपरीत दिशा में आएंगे, तो ये साइन, इन दोनों के गुणनफल का जो साइन लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये प्लस का हो जाएगा आपका कितना, I2 प्लस क्या हो जाएगा I3 और इनटू में क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, R4। उसके बाद अब हमें जाना है इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, तो I3 आ रही है ऊपर से नीचे, हमें जाना है नीचे से ऊपर, तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फिर से हो जाएगा प्लस का I3 इनटू में क्या हो जाएगा R5 और बराबर क्या हो जाएगा 0। क्यों होगा आप सबको हम पीछे बता चुके हैं। अब ध्यान दीजिए आप सभी लोग, यहाँ पे भी बात तो वही है, स्थायी संतुलन की अवस्था अगर होगी तो स्थायी संतुलन की अवस्था में, तो स्थायी संतुलन की अवस्था में क्या होता है आप सभी को मालूम है कि I3 बराबर क्या होगा, 0। जैसे I3 0 होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये I3 का पोर्शन ये इसकी जगह पे 0 होगा तो बचेगा यहाँ पे I1, और माइनस का गुणा होगा तो बचेगा माइनस का I1 और इनटू में क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। यहाँ पे I3 का मान 0 हो जाएगा तो I2 बचेगा, तो I2 का गुणा R4 के साथ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा I2 इंटू क्या हो जाएगा R4 हो जाएगा, और I3 के लिए 0 होगा तो ये पोर्शन प्लस का 0 बराबर 0, माइनस का बराबर के उस तरफ ले जाइए, तो I2 इंटू R4 बराबर हो जाएगा I1 इंटू I3। हमने रेशियो क्या निकाला था, I2 अपॉन I1, यहाँ से भी वही निकाल लेते, तो ये हो जाएगा आपका I2 और अपॉन में क्या हो जाएगा I1 बराबर क्या हो जाएगा R3 और अपॉन में क्या आ जाएगा R4। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, सेकंड। अब अगर आप ध्यान दीजिए समीकरण 1 और 2 में, तो ये भी I2 अपॉन I1, ये भी I2 अपॉन I1, तो जब हमारे क्या होते हैं LHS बराबर होते हैं तो RHS भी क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो अतः समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, R1 अपॉन R2 बराबर हो जाएगा R3 अपॉन R4। तो इस प्रकार से 3 ज्ञात और 1 अज्ञात प्रतिरोध में हमें क्या प्राप्त हो गया, संबंध प्राप्त हो गया। एक चीज़ आपको और बता दूं कि जैसे कुमार मित्तल वगैरह की बुक्स हैं उसमें यहाँ पे प्रतिरोध न लगा के क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, और शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पर स्टेबल हो, ना राइट जाए ना लेफ्ट जाए, तो वो भी लिखा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ पे फिर गायब हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो हमने R1 R2 R3 R4 करके लिया है वो लोग PQRS करके ले लेते हैं, तो आप चाहे इधर से R1 R2 R3 R4 लेके कीजिए, चाहे PQRS, आपके एग्जाम में इसके नंबर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ना, वो आप स्वतंत्र हैं, जैसा आप लेना चाहें वैसा आप क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, व्हीटस्टोन सेतु का हम लोग उपयोग कहाँ पे करेंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। एग्जाम्पल क्या, जैसे कि व्हीटस्टोन सेतु में यहीं पर आप ध्यान दीजिए, ये कोई आपका मान लेते हैं ये 4 ओम का प्रतिरोध है यहाँ पर, और दूसरा इधर आपका कितने का है, 3 ओम का प्रतिरोध है। इससे इधर नीचे जाते हैं आप तो यहाँ पे 8 ओम का प्रतिरोध है, और इससे इधर नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको कितने का मिलता है, 6 ओम का प्रतिरोध मिलता है, और बीच में आपका क्या है, ये 20 ओम लिखा हुआ है, ठीक। और आपसे यहाँ पर अब पूछा जाए कि इसका जो है मतलब ये जो आपका पूरा संयोजन है इस स्ट्रक्चर का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो तुल्य प्रतिरोध के लिए हमें 2 बातें बताई गई हैं, एक जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, एक जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों। श्रेणी क्रम का मतलब क्या, जब बैक टू बैक एक पहले
के एंड से दूसरे का हेड जुड़ा हो, दूसरे के एंड से तीसरे का हेड जुड़ा हो। और श्रेणी क्रम क्या होता है, पार्श्व क्रम क्या होता है, जब एक ही बिंदु से पहले सिरे एक बिंदु से जुड़े हो, दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये प्रतिरोध ये इधर गया, ये इधर गया, तो ये इधर गया और ये इधर गया, ठीक बात थी। तो ये क्या आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं। और यहाँ पे जाके फिर ये दो भागों में आपका बट गया। अगर ये सिंगल भाग होता तब ये श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में हम कुछ इसमें मैनेज कर सकते थे, मगर फिर ये दो भागों में बट गया। तो अब ये किस क्रम में होगा, श्रेणी में है, नहीं है, समांतर में है, नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका कैसे निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो इसके लिए जरा ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पे आप ध्यान दें तो ये 4 बटे कितना लिखा हुआ है 8, और ये आपका कितना काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। इनका देखिए 3 बटे कितना हो जाएगा 6, काटिए तो कितना आ गया 1/2, मतलब R1/R2 बराबर R3/R4। इसका सीधा सा मतलब है कि ये स्थायी संतुलन की अवस्था में है और यहाँ पे इस डायरेक्शन में कोई भी धारा आपकी नहीं जाएगी, अर्थात इधर धारा का मान 0 होगा। तो यहाँ पर जब धारा जानी ही नहीं है तो ये प्रतिरोध लगा है या नहीं लगा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर हम इस पोर्शन को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, गायब कर सकते हैं। तो जैसे ये पोर्शन आप यहाँ पे गायब कर देंगे तो उसके बाद आपको देखिए ये यहाँ से गया है ये, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में, और इन दोनों का संयोजन और इन दोनों का संयोजन क्या हो जाएगा, ये श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में। अर्थात ये ऐसे जाके आपका ये 4 और फिर 3 वाला, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। और नीचे की ओर जब जाएंगे तो ये और ये दोनों आपके हो जाएंगे किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। और ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में, और इनका योग और इनका योग जो होगा वो किस क्रम में आएगा, समांतर क्रम में। और इस प्रकार से आप आसानी के साथ इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो ऐसी जगह पर ये व्हीट स्टोन से तो हमारा बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और दूसरा मैंने बताया कि 3 प्रतिरोध अगर ज्ञात हो तो चौथे अज्ञात प्रतिरोध को भी हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपको समझाने के लिए था। एग्जाम में अगर सिर्फ व्हीट स्टोन सेतु पूछे तो आपको यहीं तक लिख के छोड़ देना है, इसके आगे कुछ नहीं करना है। तो यदि आपको कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो जल्द ही हाजिर होंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।